हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आप लोग का आईटीआई का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। जो होने वाला है आईटीआई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 1 अगस्त से 3 अगस्त के बीच में आपका आईटीआई फर्स्ट ईयर का आरटेड का एग्ज़ाम होने वाला है, टेट प्रैक्टिकल। देन 5 अगस्त और 6 अगस्त को आपका सेकेंड ईयर का जो आरटेड है उसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है। ओके दोस्त, तो उस रिगार्डिंग इस वीडियो में हम कुछ फेमस वर्कशॉप टूल्स लेकर आए हैं जो आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जब एग्जामिनर के सामने आप फेस आते हैं तो उस दौरान आपसे यह टूल्स मेज पर रखकर यह पूछ लेता है। ओके दोस्त, तो वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के जो वर्कशॉप में टूल्स प्रयोग किए जाते हैं उसको लिए हुए हैं। ओके दोस्त, और अपने ज़्यादा दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में यह वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यह नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। इसमें सभी प्रकार का जो वर्कशॉप टूल्स है उसको हम कवर अप किए हैं। ओके, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिएगा पूरा। चलिए, तो दोस्तों इसमें हम पहला जो है फेज टेस्टर के बारे में देखते हैं। तो अगर आप वर्कशॉप में गए होंगे टूल्स के बारे में, तो सबसे जो इलेक्ट्रीशियन का इम्पोर्टेंट जो औजार होता है, हथियार होता है, वह फेज टेस्टर होता है। ठीक है दोस्तों, यह क्या करता है, सप्लाई की मौजूदगी का पता लगाता है कि सप्लाई परिपथ में सप्लाई है या नहीं है। ओके, तो इसके आप सभी भाग देख सकते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार होता है, एक स्क्रू ड्राइवर की तरह ही होता है, लेकिन इसके बीच में जो है नियॉन लैंप लगता है, जिससे ये हमें संकेत देता है सप्लाई की मौजूदगी का। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं इंसुलेशन स्टेम लगा होता है, ताकि जब हम टच करें तो हमारे हाथ वगैरह ना टच में आए जब हम लाइव वायर से टच करें। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ जो रेजिस्टेंस लगा होता है, इसका किरदार होता है, सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है, क्योंकि हम अर्थ पॉइंट से अपने हाथ से टच करते हैं। अगर दोस्त यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लगता तो अपने जब हाथ से टच करते तो ये डायरेक्ट यहाँ से जो फेज वायर आता और यहाँ डायरेक्ट हमें कनेक्ट होता, जिससे हमें बहुत दर्दनाक शॉक लग जाता। लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा है तो इसका जो मान होता है 1 मेगावाट होता है, याद रखेंगे, सॉरी 1 मेगा ओम होता है। तो ये रेजिस्टेंस का मान भी पूछ लेता है, याद रखेंगे 1 मेगा ओम से अधिक होता है ये जो रेजिस्टेंस होता है। तो क्या करता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो का विरोध करता है। तो जितना दोस्तों ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना हमारा कम से कम करंट आगे पास करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जब हम अर्थ पॉइंट पे अपने हाथ को टच करते हैं तो हमें शॉक बिल्कुल नहीं लगता है। तो इससे टच में एक नियॉन लैंप रहता है जो हमें सप्लाई मौजूदगी का संकेत देता है। ओके, यह स्प्रिंग के माध्यम से यह कनेक्ट होता है। तो ये सभी इसके पार्ट है, आप ध्यान से इसे देख लेंगे। और जो अर्थिंग पॉइंट होता है दोस्त, यहीं पे अपने हाथ को टच करके और ये फेज में करंट है नहीं है उसकी मौजूदगी का पता लगाते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, यह विद्युत कार का एक महत्वपूर्ण औजार है, बिल्कुल सही बात है। इसे विद्युत कार का मित्र भी कहा जाता है। ओके दोस्त, याद रखेंगे। दूसरी पॉइंट है, देखने में यह पेचकस की भांति होता है। ओके, इसमें नियॉन गैस से भरी एक कांच की ट्यूब होती है, ठीक है, जिसके सिरे पे इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, उच्च वोल्टता पर 300 माइक्रो एम्पियर उच्च वोल्टता पे 300 माइक्रो एम्पियर के बीच धारा सीमित करने के लिए एक उच्च मान का प्रतिरोध, यही प्रतिरोध लगा होता है। उच्च मान का प्रतिरोध लगभग कितना, 1 मेगा ओम, इतना मान का प्रतिरोध इलेक्ट्रोड के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। देख सकते हैं दोस्तों, फेज वायर के क्या है, श्रेणी क्रम में संयोजित है ना, तो श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। ओके, देन उसके बाद इसके एक सिरे पे सप्लाई, ठीक है, एक सिरे पे सप्लाई देते हैं तथा दूसरे सिरे पे टिप पीतल को स्पर्श करते हैं। ठीक है, एक फेज पे तो सप्लाई दे दी, मतलब सप्लाई से जोड़ दिए, लेकिन दूसरा फेज पे क्या करते हैं, हम स्पर्श करते हैं अपने टच उंगली से। तो नियॉन लैंप सप्लाई की मौजूदगी के दर्शाता है। ओके, जो नियॉन लैंप होता है वह क्या करता है, सप्लाई की मौजूदगी को दर्शाता है। ठीक है दोस्त, इसका उपयोग तार, मशीन इत्यादि के फेज की उपस्थिति की जांच हेतु किया जाता है। ठीक है, और दोस्त
इसके द्वारा जांच करते समय अर्थिंग पॉइंट पर अपनी उंगली रखते हैं, ठीक है। और इसकी जो सामान्य संचालन वोल्टा रेंज है ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे 100 से 250 वोल्ट तक होती है दोस्तों। यह लो वोल्टेज के लिए केवल होता है, ठीक है। कभी भी जो 650 वोल्ट है या फिर 11 केवी है तो उसमें इसका प्रयोग हरगिज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें ये सब क्या होगा, जल जाएगा और हमें दर्दनाक शॉक लगेगा जिससे मृत्यु भी हो सकती है। ओके, तो केवल अगर एग्जामिनर पूछेगा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है तो आप बताएंगे केवल लो वोल्टेज में इसका प्रयोग किया जाता है। लो वोल्टेज कितना, 100 वोल्ट से 250 वोल्ट तक इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, एवं अधिकतम वोल्टता क्षमता 500 वोल्ट होती है। ओके दोस्त, तो अधिकतम वोल्टता की बात करें तो अधिकतम वोल्टता पूछेगा तो 500 वोल्ट तक कर सकते हैं रेयर केस में। ओके, इसके आगे हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आगे है नियॉन टेस्टर में प्रयुक्त प्रतिरोध की परास 1 मेगा ओम होती है। इसे आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, नोट में दिया है इसे 500 वोल्ट से अधिक के लिए प्रयोग ना करें, तो ये वार्निंग है। 500 वोल्ट से अधिक के लिए नियॉन टेस्टर लैंप का प्रयोग बिल्कुल ना करें। आगे दोस्त है कॉम्बिनेशन प्लायर। तो कॉम्बिनेशन प्लायर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रीशियन से वर्क जॉब कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन प्लायर क्या कहते हैं, जो प्लायर होता है दोस्त उसी को कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं टेक्निक भाषा में। तो क्या होता है, यह कठोर स्टील का बना होता है। इसका आकार 150 mm से 200 mm तक होता है। आप देख सकते हैं फिगर में जो आपका कॉम्बिनेशन प्लायर है इसका फिगर दिखाया गया है दोस्तों। यह दोनों सिरा जो होता है यह इंसुलेशन होता है, ठीक है। और इसे हैंडल भी हम बोलते हैं। हैंडल पूरी तरह से इंसुलेट होता है जिससे हमें शॉक न लगे। और यहाँ पे जब देखेंगे तो जॉइंट कटर है, ठीक है, और ये साइड कटर है। और दोस्तों यह दोनों जो होता है क्या, मूविंग जा होता है, मतलब आगे पीछे चलता रहता है। और यहाँ पे जो है फ्लैट ट्रिप है और यहाँ पे पाइप ग्रिप है। ओके, तो ये इसका सभी भाग होते हैं दोस्तों। इसका जो उपयोग होता है तारों को काटने, मोड़ने, पकड़ने, खींचने व मरम्मत कार्य के समय छोटी जाप को मजबूती से पकड़ने के लिए करते हैं, याद रखेंगे। नोट में इसका प्रयोग ना तो हथौड़े के रूप में करें और ना ही जंग लगने दें दोस्त। इसको हथौड़े के रूप में पीटा नहीं जाता है या इस पे जंग नहीं लगना चाहिए, नहीं तो ये मूव ही नहीं करेगा। जंग से बचने के लिए इस पे ग्रीस का उपयोग करें, तो इस पे हम कंटिन्यू तरीके से ग्रीस लगाते रहेंगे तो यह जंग नहीं पकड़ेगा, ठीक है, याद रखेंगे। आगे दोस्तों है पेचकस। आगे दोस्तों पेचकस जो होता है इसे हम स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं, याद रखेंगे। पेचकस को स्क्रू ड्राइवर बोला जाता है। तो आप पेचकस को देखे होंगे, सभी के लगभग घर में होगा। तो इसमें क्या होता है, हैंडल होता है पकड़ने के लिए और यहाँ पे बिट होती है, इसे बिट बोला जाता है। और बीच वाले भाग को दोस्तों आपको जो एग्जामिनर है आपका तो पेचकस दे देगा, इससे इन पार्ट को पूछ सकता है। तो आप लोग बारीकी से याद रखेंगे। जो लास्ट वाला सिरा होता है इसको हम बिट बोलते हैं और जो इसके बीच वाला सिरा होता है इसे हम सैंक बोलते हैं। ओके, और जो पीछे वाला भाग होता है जो प्लास्टिक का होता है इसको हम हैंडल बोलते हैं, क्योंकि यह इंसुलेट बनाते हैं। अगर लाइव वायर में हम कसने या खोलने का वर्क करते हैं तो अगर इंसुलेट नहीं रहेगा तो हमें शॉक लग सकता है, इसलिए हम इसे पूरी तरह इंसुलेट करते हैं, ठीक है दोस्त। और आप ऐसा भी देखे होंगे कि जो सैंक होता है तो सैंक को क्या करते हैं, कुचालक कर देते हैं, ताकि हम कसते समय हमारा अगर उंगली आगे चला जाए फिर भी हमें शॉक ना लगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे बीट तो है ही, ठीक है दोस्त। तो इसके पार्ट है, याद रखेंगे। तो देख लेते हैं इसका यूज। पेचकस की साइज ब्लेड सैंक लंबाई द्वारा mm में और नामी पेचकस नोज साइज ब्लेड की टिप की मोटाई और दंड के व्यास द्वारा निर्धारित की जाती है। ओके, पेचकस का हैंडल कास्ट या इंसुलोस एसीटेट का बना होता है। इसको आप याद रखेंगे, जो हैंडल होता है दोस्त कास्ट या सेल्यूलोज एसीटेट का बना होता है, ठीक है। और आगे है पेचकस टिप
पेंच के खांचे में अच्छी तरह से फिट होनी चाहिए ताकि अधिकतम कार्य कुशलता प्राप्त की जा सके। चूँकि पेचकस की लंबाई घूर्ण बल के समानुपाती होती है। ठीक है, आगे है जो पेचकस को फ्लैट टिप, क्रॉस टिप और यू टिप में वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों उसका जो नोक होता है अलग अलग टिप में प्रयोग किया जाता है, जैसे फ्लैट टिप हुआ, क्रॉस टिप हुआ, यू टिप हुआ, अलग अलग में वर्गीकृत किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों हैमर के बारे में। हैमर को हथौड़ा कहते हैं। जो हथौड़ा होता है उसे हम हैमर कहते हैं। तो हैमर अलग अलग साइज में आता है। हथौड़ा का साइज धातु के वजन में व्यक्त किया जाता है, जैसे 125 ग्राम से 250 ग्राम। हथौड़ा विशेष स्टील का बनाया जाता है, तो यह भी याद रखेंगे। जैसे हथौड़ा है तो एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि हथौड़ा ठीक है किस चीज़ का बनता है, लोहा का बनता है स्टील का, तो आप बताएंगे हथौड़ा स्टील का बनता है। ओके, विद्युत कार्य के लिए 250 ग्राम भार वाला बॉल पिन हैमर उपयुक्त होता है। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दोस्तों जो इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन के लिए जो 250 mm का बॉल पिन हथौड़ा है वह इस्तेमाल होता है, जिस पर लकड़ी का कुचालक हत्था लगा होता है। ओके, इसके बॉल पिन हैमर, इसके जो प्रकार हैं अलग अलग प्रकार होते हैं। बॉल पिन हैमर होता है, क्रॉस पिन हैमर होता है, स्ट्रेट पिन होता है, रिवेटिंग स्लेज होता है, सॉफ्ट आदि होते हैं। ये सब अलग अलग के प्रकार होते हैं हैमर के। ठीक है, इसका उपयोग कील ठोकने, गिट्टी व रावल प्लग ठोकने, चीजल के साथ दीवार आदि में किया जाता है एवं लकड़ी पर थर्मल चीजर के साथ कार्य करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यह हैमर दिखाया गया है। ठीक है, जैसे ये वाला जो सिरा है पिन कहलाता है, ये हैंडल कहलाता है। ठीक है, हेड कहलाता है। और ये देखिए आपका क्या कील निकालने वाला हथौड़ा, इसे हम क्ला हैमर बोलते हैं। ओके, फिगर में दिखाया गया है। तो हथौड़े का प्रयोग करते समय हैंडल को पीछे से पकड़ें। किसी भी शिल्पकार को कार्य से पूर्व हथौड़े की ग्रिप की जांच कर लें आवश्यक है, जिससे अनावश्यक क्षति से बचा जा सके। ग्रिप मतलब दोस्तों जब हथौड़ा आप कोई वर्क कर रहे हैं तो अगर पीट रहे हैं तो अगर ढीला है तो उससे क्या होगा, हमें चोट लग सकती है, सामने वाले को चोट लग सकती है, क्योंकि हथौड़ा का हैंडल निकल जाएगा जिससे चोट भी लग सकती है। तो काम करने से समय उससे पूर्व क्या करेंगे, हम उसको अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। आगे दोस्तों है नोज प्लायर। ओके, तो नोज प्लायर के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों जो नोज प्लायर होता है आप देख सकते हैं, नोज प्लायर का ये जो होता है हैंडल होता है। ठीक है, और यहाँ पे कटर होता है। कोई भी सामान को काटना है तो यहाँ हम इस नोज प्लायर के कटर वाले भाग में रख के काट लेते हैं। और जो हिंग, ये जो गोला वाला होता है हिंग होता है, और यही जो होता है राउंड नोज होता है। ओके दोस्त, तो यह इंसुलेटिक दस्ते एवं लंबी व चपटी चोंच वाला प्लायर होता है। यह प्लायर 150 mm लंबा होता है, याद रखेंगे। इसका उपयोग पतले तारों को पकड़ने, ऐंठने तथा छोटे आकार के नट को कसने तथा खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्त, ये आपके मेन एग्जाम में भी हस्त औजार जो होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो राउंड नोज प्लायर होता है इसका उपयोग क्या होता है। ओके, तो उसका जो नोज प्लायर होता है इसका उपयोग बताएंगे पतले तार को पकड़ने, ऐंठने तथा छोटे आकार के नट को कसने तथा खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये फ्लैट नोज, राउंड नोज, बेंट नोज इत्यादि प्रकार के होते हैं। विद्युत कार्य के लिए लॉन्ग नोज प्लायर उपयुक्त होता है, याद रखेंगे। जो इलेक्ट्रीशियन होता है उसके लिए लॉन्ग नोज प्लायर महत्वपूर्ण होता है। आगे दोस्तों साइड कटिंग प्लायर, तो साइड कटिंग प्लायर ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। साइड कटिंग प्लायर में क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ पे ये तो हैंडल होता है और यहाँ कटर होता है। ओके, तो तार वगैरह को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका दोस्त साइज 100 mm से 150 mm होता है। इसका जो उपयोग होता है छोटे व्यास यानी 4 mm से कम कि तांबे और एल्युमिनियम की तारों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली जो इसका उपयोग होता है दोस्त
क्या होता है 4 mm से जो नीचे होते हैं वायर, उसका जो कॉपर का हो या फिर एल्युमिनियम का हो, तो उसको काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साइड कटर प्लायर का उपयोग याद रखेंगे। आगे है इलेक्ट्रीशियन नाइफ। तो दोस्तों इसके हम मल्टी नाइफ भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत प्रकार से हमें अलग अलग टाइप के मिलते हैं। अगर आप वर्कशॉप में गए होंगे तो ये श्योर है यह देखे होंगे इलेक्ट्रीशियन नाइफ को। ओके, तो चाकू की साइज इससे सबसे बड़े ब्लेड की लंबाई से निर्धारित की जाती है। तो इसका उपयोग केबल के विद्युत रोधी पदार्थ को हटाने तथा पृष्ठ को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्त, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? केबल के विद्युत रोधी को हटाना तथा पृष्ठ को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो ब्लेड तेज धार वाली होती है उसका उपयोग विद्युत रोधी हटाने तथा जो खुरदरे सिरे वाली ब्लेड का प्रयोग तारों को पृष्ठ की सफाई के लिए किया जाता है। ओके दोस्त, जो चाकू होती है में केबल का विद्युत रोधी को हटाने के लिए 20 डिग्री का कोण होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। जो विद्युत रोधी होता है केबल का, वह हटाते समय कितना होना चाहिए? 20 डिग्री का कोण होना चाहिए। ओके, ये थ्योरी में पूछता है। आगे है, इस ब्लेड की लंबाई 80 mm से लगभग होती है और इससे तार की कटिंग नहीं करनी चाहिए। दोस्तों इससे तार की कटिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये सब ओनली छीलने वोलने के लिए काम में लिया जाता है। आगे है दोस्तों सेंटर पंच। तो ये भी इम्पॉर्टेंट टूल्स होता है सेंटर पंच। आप इसको आप देख लीजिएगा। जो ये होता है टूल होल्डर होता है जो सेंटर पंच का, और टूल बिट ये होता है, और यह 90 डिग्री पे क्या करता है? पंच करता है। ठीक है, तो इसका जो प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसकी साइज बॉडी के व्यास उसकी लंबाई द्वारा निर्धारित की जाती है। दोस्तों जो सेंटर पंच होता है उसकी साइज बॉडी के व्यास और उसकी लंबाई द्वारा निर्धारित की जाती है। और दोस्तों इसका जो उपयोग होता है 90 डिग्री की स्थिति में होना चाहिए। इसका प्रयोग करते समय इसको 90 यानी एकदम खड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री में होना चाहिए। इसका उपयोग धातु शीट में छेद करने से पहले सही पायलट छेद स्थान अंकित करने और पंच करने के लिए किया जाता है। जैसे दोस्तों इसका प्रयोग कोई भी आपका जा है तो उसके बीच में, यानी अगर होल करना है तो उससे पहले क्या होता है? इससे छिद्र किया जाता है। छिद्र नहीं, एक निशान लगाया जाता है, उसी पे होल किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यह इम्पॉर्टेंट टूल्स के कैटेगरी में आ जाता है, जिससे ड्रिल मशीन की बिट चिन्हित निशान पर ही रुककर छेद करें। यह एक मोटी कील के आकार जैसा होता है। ओके, सेंटर पंच। दोस्तों आगे है पोकर। पोकर को सुआ भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन में यह पोकर होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो इलेक्ट्रीशियन अगर वर्कशॉप में गए होंगे ITI, तो यह पोकर के बारे में देखे होंगे, ज़रूर इसका इस्तेमाल किए होंगे। तो इसकी साइज लंबाई और व्यास से निर्धारित की जाती है। ओके, और दोस्त यह तांबे व तेज औजार होता है, यह लंबा व तेज औजार होता है जिसका प्रयोग लकड़ी की वस्तुओं पर पेंच लगाने के लिए पायलट छेद बनाने के लिए किया जाता है। ओके, धातुओं पर छेद बनाने के लिए इसका प्रयोग न करें। दोस्तों केवल वस्तुओं पर पेंच लगाने व पायलट छेद बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और जो मेटल होता है मेटल पे यह छेद नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं से इसकी धार मुड़ जाएगी। आगे है मापन स्टील टेप। तो मेजरिंग स्टील रूल, तो इसके बारे में आप जानते होंगे। यह टेप क्या होता है? मेजरमेंट करता है किसी भी चीज़ की लंबाई फीट में या सेंटीमीटर में, ठीक है, या इंच में, यह क्या मेजर करता है। ओके, तो इसका साइज इसके द्वारा मापी जाने वाली अधिकतम लंबाई होती है। मापक टेप पतले ब्लेड का बना होता है जिस पर बीमाएँ अंकित होती हैं, और वायरिंग स्थापन और सामान्य माप यंत्रों की बीमाओं को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्त। ओके, आगे जो हमारा टूल है वह रॉ प्लग है, रॉल प्लग। तो रॉल प्लग का ये होल्डर होता है, ये इसका बिट होता है। तो इसका जो साइज होता है यह संख्या पर निर्भर करता है। जैसे ही संख्या बढ़ती है वैसे ही बिट और प्लग की मोटाई भी बढ़ जाती है। रॉल प्लग
के दो भाग होते हैं, टूल बिट तथा टूल होल्डर। दोस्तों इसका जो इस्तेमाल है पत्थर और सीमेंट की दीवारों पर सुराख निकालने के लिए किया जाता है। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। जो रॉल प्लग होता है इसका इस्तेमाल पत्थर और सीमेंट की दीवारों पर सुराख निकालने के लिए किया जाता है। ओके, इस औजार में धातु के बिट पर हथौड़े से चोट करते हैं। ठीक है दोस्त, यह हाई स्पीड स्टील का बना होता है क्योंकि यहाँ अधिक मजबूती की आवश्यकता होती है। क्यों नहीं आवश्यकता होगी? पत्थर जब सीमेंट पे हम चोट लगाएंगे, दीवार को सुराख बनाएंगे तो मजबूत रहेगा तभी ना, नहीं तो बेंड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हाई स्टील का बना होता है और इसे प्रयोग करते समय इसको थोड़ा थोड़ा घुमाया चाहिए, ये बात का याद रखेंगे दोस्तों। इसका जो प्रयोग करते हैं तो ड्यूरिंग प्रयोग के दौरान थोड़ा थोड़ा इसको घुमाना चाहिए। आगे है चीजल। चीजल यानी छेनी। तो छेनी आप देखे होंगे दोस्त, छेनी का ये कटिंग एज होता है। ओके, यह बॉडी होता है, हेड होता है इसके बारे में याद रखेंगे। तो कोल्ड छेनी, कोल्ड छेनी क्या होती है? विद्युत कार्य के लिए दो प्रकार की चीजल की आवश्यकता होती है, एक थर्मल यानी हॉट चीजल तथा एक कोल्ड चीजल। ठीक है, तो दोस्तों जो हॉट यानी थर्मल का प्रयोग लोहार खानों में किया जाता है। यह क्रॉस कट, फ्लैट राउंड, नोज डायमंड पॉइंट, काउ माउथ, साइड कटिंग इत्यादि प्रकार की होती है। यह 12 mm चौड़े तथा 15 mm चौड़ी सैक एवं 45 कोण पर बनी धारा वाली चीजल फर्मल के लिए उपयुक्त होती है। फर्मल चीजल उच्च कार्बन स्टील से बनी होती है, ये पॉइंट याद रखेंगे। फर्मल जो फर्मल स्केल होता है, चीजल होता है, फर्मल चीजल कार्बन स्टील से बनी होती है। इसका शीर्ष 40 डिग्री से 70 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। ओके दोस्तों, इसका जो कर्तन होता है, कर्तन कोण 35 डिग्री से 45 का होता है। तो बार बार चोट लगने से छेनी का शीर्ष फैल जाता है। ओके, जिससे हम मशरूम शीर्ष कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे दोस्तों हेक्सा। ठीक है, जो हेक्सा ब्लेड यूज करते हैं वही हेक्सा। तो हेक्सा का आप याद रखेंगे, ये हैंडल होता है। यह जो हेक्सा का होता है फ्रेम होता है। ठीक है दोस्त, हेक्सा का फ्रेम होता है और यहाँ पे दो पिन होती है, यहाँ और यहाँ पिन होती है और यहाँ विंग नट होता है, आगे पीछे कसने के लिए नट होता है। दोस्तों अगर हेक्सा में इस ब्लेड को इंस्टॉल कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं तो इसे हेक्सा ब्लेड बोलते हैं। ओके, याद रखेंगे। तो यह हेक्सा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, इसका फ्रेम निकल प्रकलित स्टील से बनाई जाती है। फ्रेम को 250 mm से 300 mm के ब्लेड के लिए समायोजित किया जाता है। समायोजित मतलब एडजस्टेबल किया जाता है। यह लोहे की धातुओं काटने में काम आती है, ये इम्पोर्टेंट है। हेक्सा ब्लेड का उपयोग लोहे की धातुओं को काटने में प्रयोग किया जाता है। नोट में दोस्त, ब्लेड लगाते समय ब्लेड खींची हुई होनी चाहिए, मतलब जब ब्लेड लगाते हैं तो टाइट होनी चाहिए ब्लेड। ब्लेड की लंबाई दोनों पिन होल्डरों के केंद्र के मध्य की लंबाई के बराबर होती है। दो संगत दांतों के बीच की दूरी ब्लेड का पिच कहलाता है। इससे दांतें आगे की तरफ होती है, इसके दांतें। आगे दोस्तों है चूल आरी यानी टेनन सा। जो आरी होती है उसे हम टेनन सा कहते हैं। ठीक है, तो ये हैंडल होता है, ये बैक वाला भाग होता है और ये ब्लेड होता है दोस्तों। और ये देख सकते हैं ये टीथ होता है। ओके, यही जॉब को काटता है और इसका ए वाला भाग जो होता है हील होता है। तो यह क्या होता है? लकड़ी का बोर्ड, केसिंग, कैपिंग, कास्ट, बेटन, प्लास्टिक काटने में काम आती है टेनन सा। इसकी लंबाई 250 mm से 300 mm होती है एवं प्रति 25.4 mm में 8 से 12 दांतें होते हैं। ब्लेड की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है। ओके, आगे है की होल्सा। तो की होल्सा क्या होता है दोस्त? यह 3 से 4 mm चौड़े और 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे ब्लेड वाली आरी होती है। तो की होल्सा भी आरी होती है।
जिसका फिगर आप देख सकते हैं की होल सा। ये इसका हैंडल होता है और ये ब्लेड होता है। तो विद्युत कार इसका उपयोग सनमाइका टॉप वाले वायरिंग बोर्डों में ड्रिल मशीन से किए गए गोल छिद्रों को आवश्यकता अनुसार आयताकार आकृति प्रदान करने के लिए करते हैं। ओके, आगे दोस्तों रेती फाइल। तो फाइल अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो आप फिगर में देख सकते हैं। यह फ्लैट फाइल को दिखाया गया है, यह म्यूजिकल फाइल को दिखाया गया है, ये ट्रिंगल फाइल को दिखाया गया है, स्क्वायर फाइल को दिखाया गया है और सर्कल यानी गोला फाइल को दिखाया गया है, अलग अलग फाइल को। तो फाइल दोस्तों कटिंग टूल की श्रेणी में शामिल किया जाता है फाइल को। इसका प्रयोग जॉब फिनिशिंग देने में किया जाता है, यानी जॉब है खुरदुरा है तो उसे फिनिशिंग करने में, सॉफ्ट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सामान्य रेती की लंबाई 100, 150, 250, 300, 350 mm तक होती है। ग्रेड के अनुसार इन्हें रफ बास्टर्ड, सैंडिंग, सेकंड कट, स्मूथ और डेट स्मूथ में बांटा जाता है। कट के अनुसार इन्हें सिंगल कट, डबल कट, कवर्ड कट, स्पाइरल कट और रास्प कट में बांटा जाता है। ठीक है, आगे है आकार के अनुसार इन्हें फ्लैट, राउंड, हाफ राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, हैंड, नाइफ, एज और नीडल में बांटा जाता है। यह कास्ट स्टील का बना होता है। ये पॉइंट को यहाँ पे याद रखेंगे, यह कास्ट स्टील का बना होता है। फ्लैट रेती का उपयोग औद्योगिक कार्यशालाओं में सबसे अधिक किया जाता है। आगे है धातु की अतिरिक्त मात्रा को तेजी से हटाने के लिए रफ रेती का प्रयोग किया जाता है। साधारण रेतने के लिए अधम रेती, बास्टर्ड फाइल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो रेती के पार्ट के बारे में एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है दोस्त, याद रखेंगे। तो यह फाइल है, रेती है। तो देखिए इसका सबसे पीछे वाला भाग हैंडल होता है। ठीक है, और ये जो गोला वाला भाग इसमें होता है ये फेरूल बोला जाता है। ओके, और यह इसके जो फेरूल के नीचे वाला भाग होता है उसे हम शोल्डर बोलते हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम हील बोलते हैं। ठीक है, और जो दोस्तों साइड वाला भाग होता है इसे हम एज बोलते हैं। ठीक है, और जो एक कट वाला होता है इसे हम साइड बोलते हैं, पीछे वाला। ठीक है, और ये सिरा होता है, देखेंगे आप, इसे टैंग बोलते हैं। और ये जो फाइल लेंथ होता है इतना लंबा, इसे हम फाइल लेंथ बोलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये सभी जो आप फिगर में दिखाया गया है, जितना भी लिखा गया है, इसको आप ज़रूर याद रख लेंगे। फाइल के बारे में एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, या एग्ज़ाम में भी आपसे पूछा जाता है फाइल का ये वाला फेस क्या कहलाता है, टैंक कहलाता है, पीछे क्या कहलाता है, हैंडल कहलाता है, ये गोला वाला क्या भाग होता है, फेरल कहलाता है। तो ये सब आपसे पूछ लेता है, याद रखेंगे। तो रेती का वह भाग, चपटा भाग जिस पर दांते कटे होते हैं, फेस कहलाता है। तो जिस पे दांते कटे होते हैं क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। रेती का संकीर्ण और पतला भाग हैंडल में लगता है, उसे हम टैंग बोलते हैं, टैंग कहते हैं। तो रेती का जो चौड़ा भाग होता है जिसमें दांते नहीं होते हैं, हील कहते हैं। ठीक है, सबके बारे में दिया है। यह फेस और टैग के बीच का भाग होता है। फेस और टैग के बीच का भाग कौन होता है, ये टैग हो गया और ये आपका फेस हो गया। आगे जो फेस है तो इसके बीच का भाग ये वाला होता है। आगे है रेती का पतला भाग जिसमें समांतर दांतों की एक सरल पंक्ति होती है, किनारा कहलाता है। ओके दोस्त, आगे है वायर स्टीपर। तो वायर स्टीपर भी इम्पॉर्टेंट टूल होता है। इसमें दोस्तों देखते हैं गेज सेटिंग, अलग अलग सेटिंग होता है गेज का। यह हार्ड स्टील का बना होता है। यह तारों का इंसुलेशन उतारने में काम आता है। वायर स्टीपर तार का, वायर का जो इंसुलेशन है उतारने में काम में लिया जाता है। इसके अंदर छोटे छोटे खांचे बने होते हैं। वायर स्टीपर का कटर तिरछा टैपर्ड होता है। ओके, और नोट में तार कटिंग में इसका प्रयोग न करें। कटर को तार के साइज अनुसार एडजस्ट करना होता है। केवल दोस्तों इसका उपयोग वायर का जो इंसुलेशन होता है उसको छीलने में काम आता है। आगे है क्रिम्पिंग टूल। तो क्रिम्पिंग टूल का आप फिगर देख लीजिए, अलग अलग इसमें डाई होती है। ठीक है, ये हैंडल हो गया। तो इसमें दोस्तों
क्रिम्पिंग टूल 0.5 से 6 mm तक केवल क्रिम्प करता है। ओके, इसका उपयोग एल्युमिनियम कॉपर केबल में लग या टर्मिनल को हटाने, लगाने, दबाने के लिए किया जाता है। विद्युत कार द्वारा उपयोग में ली जाने वाली क्रिम्पिंग टूल की लंबाई सामान्यतः 200 mm होती है। यह तारों के जोड़, थिम्बल आदि लगाने के प्रयोग में लिया जाता है। ओके, याद रखेंगे। आगे है स्निप। स्निप तो स्निप पतली धात्विक सीटों को काटने वाली कैंची स्निप कहलाती है। इसकी लंबाई 150 से 200 mm होती है। विद्युत कार इसका उपयोग वाइंडिंग की तारों, माइका सीट, कठोर इंसुलेशन सीट आदि को काटने के लिए प्रयोग करते हैं। ओके दोस्त, आंतरिक वक्रों को काटने के लिए झुके स्निप तथा सीधी काटने के लिए सीधे स्निप का उपयोग किया जाता है। आगे आपका निप्पर है। निप्पर क्या होता है? तो इसे साइड कटिंग प्लायर या डायगोनल कटर प्लायर भी कहते हैं निप्पर को। इसकी लंबाई 150 mm होती है। इसका उपयोग तांबे और एल्युमिनियम के पतले तारों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्त, तो निप्पर आप वर्कशॉप में देखे होंगे। आगे कैंची है दोस्तों, तो चीजल आप सभी लोग जानते होंगे। इसकी लंबाई 100 से 250 mm होती है। विद्युत कार के लिए 150 से 200 mm लंबी कैंची उपयुक्त होती है। इसका उपयोग मोटर के वाइंडिंग करते समय इंसुलेशन सीट, धागा व सूती कपड़ा काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे है टाई स्क्वायर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। टाई स्क्वायर यह 100, 150, 200 mm लंबी ब्लेड वाली होती है। इसे आम भाषा में गुनिया भी कहते हैं। तो दोस्तों फिगर में आप देख सकते हैं, ये आपका ट्राई स्क्वायर है, गुनिया है। तो यह बेसिकली कहाँ यूज किया जाता है? जहाँ हमारी वायरिंग वगैरह 90 डिग्री पे रहनी चाहिए, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वायरिंग को घुमाना है तो 90 डिग्री पे घुमाते हैं ताकि देखने में सुंदर लगे, वहाँ पे प्रयोग इसका किया जाता है। तो इसके द्वारा नापी जा सकने वाली अधिकतम मान 0.5 सेमी होती है। इसका उपयोग वर्गाकार 90 डिग्री कोण जांच के लिए किया जाता है। ओके, आगे दोस्तों है स्पैनर सेट। तो स्पैनर सेट अलग अलग होता है, इसको आप याद रखेंगे। इसका उपयोग नट बोल्ट को कसने तथा खोलने के लिए करते हैं। इसके जबड़े की साइज को नटों पर फिट करने के आकार के अनुरूप बनाया जाता है। इसे सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, रिंग बॉक्स और स्पेशल में वर्गीकृत किया जाता है। आगे है स्पैनर। रिंग स्पैनर का प्रयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां एक स्थान सीमित हो और उच्च उत्तोलक शक्ति की ज़रूरत होती हो। तो दोस्तों जो एडजस्टेबल रिंच होता है, इसे एडजस्टेबल रिंच भी कहते हैं। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी नट के आकार का ही स्पैनर टूल किट में उपलब्ध ना हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एडजस्टेबल होता है, इसे हम आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। ओके, आगे है पाइप रिंच। तो पाइप रिंच यह विद्युत कार के लिए कंड्यूट तथा जीआई पाइप, सॉकेट आदि को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। पाइप रिंच से किसी भी स्पैनर पाइप रिंच का उपयोग हथौड़े के रूप में ना करें, ये वार्निंग है। आगे दोस्त है पाइप कटर। तो पाइप कटर, यह फिगर आप देख सकते हैं पाइप कटर का। इसमें 3 कटिंग ब्लेड होते हैं, जिसे एक ब्लेड स्थिर जबड़े में कसा रहता है और 2 ब्लेड सचल जबड़े में कसे होते हैं, जो औजार को पाइप तथा पर घुमाने के साथ साथ गति करते हैं। इसका उपयोग कंडूट तथा जीआई पाइप को काटने के लिए किया जाता है। ओके, आगे दोस्तों रीमर। तो फिगर आप रीमर का देख लीजिए। रीमर हैक्सा अथवा पाइप कटर से काटे गए पाइप के टुकड़े के सिरे काफ़ी नुकीले होते हैं, जिसको साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ताकि वायरिंग करते समय केबल व तार का इंसुलेशन खराब न हो। ठीक है। आगे दोस्तों है रैचेट ब्रेस। तो वर्कशॉप में इसका देखे होंगे फिगर रैचेट ब्रेस का। तो इसका जो क्या होता है प्रयोग, यह धीमी गति से छिद्र करने वाला औजार होता है। इसमें दोस्तों क्या होती है, भिन्न भिन्न नाप के बिट लगाकर लकड़ी में भिन्न भिन्न व्यास के छिद्र किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसके ड्रिल चक में स्क्रू ड्राइवर प्रकार की फ्लैट बिट लगाकर पेंचों को कसने व खोलने का कार्य तीव्र गति से किया जाता है।
ओके। आगे है इसका उपयोग कोनों आदि में बड़े व्यास के छिद्र करने के लिए भी किया जाता है। किसका उपयोग? तो रैचेट ब्रेस का उपयोग। तो दोस्तों जो रैचेट ब्रेस है इसका आप देख सकते हैं, ये स्विप हैंडल होता है जिसे पकड़ा जाता है, ये चक होता है, ये रैचेट होता है यही, ठीक है, ये हेड होता है इसका, और ये यहाँ से यहाँ फ्रेम होता है, और ये बॉल बियरिंग कप होता है। आगे दोस्तों जिमलेट। तो जिमलेट क्या होता है? लकड़ी से बनी मोटी वस्तुओं में 3 mm से अधिक व्यास का छिद्र करने के लिए जिमलेट का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा 10 mm व्यास तक का छिद्र किया जाता है जिमलेट के द्वारा। तो जिमलेट का दोस्तों फिगर आप याद रखेंगे, एग्जामिनर आपसे फिगर पूछ लेता है कि यह किस चीज़ का फिगर है, तो जिमलेट का है। तो जिमलेट है तो इसका प्रयोग क्या होता है, तो बता देंगे कि लकड़ी से बनी मोटी वस्तुओं को 3 mm से अधिक व्यास का छिद्र करने के लिए जिमलेट का प्रयोग किया जाता है, यानी लकड़ी में छिद्र करने के लिए जिमलेट का प्रयोग किया जाता है। इसको आप याद रखेंगे फिगर को। आगे है स्टाक तथा डाई। तो डाई दोस्तों अलग अलग प्रकार की डाई है, तो इसका प्रयोग जीआई पाइप तथा कंड्यूट पाइप के अंदर और बाहर की चूड़ियों काटने के लिए किया जाता है। स्टाक तथा डाई कास्ट आयरन का बना होता है। आगे है वाइस। तो वाइस अलग अलग प्रकार के वाइस होते हैं दोस्तों, जो बेंच पे आपके लगते हैं वो बेंच वाइस होता है, और एक पाइप वाइस होता है जिसमें पाइप को हम कस के काटते हैं या फिर अलग अलग जॉब उसका करते हैं, तो इसका अलग अलग भाग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो बेंच वाइस होता है इसका फिक्स जॉब होता है, और एक मूवेबल, हम हैंडल को घुमाते हैं तो आगे पीछे करता है, ठीक है, और इसके बीच में जॉब को पकड़ा जाता है। उसी प्रकार ये जो पाइप वाइस होती है यहाँ पे जॉब को हम क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं और ऊपर से टाइट करते हैं हैंडल के माध्यम से। इसका आकार जबड़े की चौड़ाई पर निर्भर करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछा है कि जो बेंच वाइस या पाइप वाइस होता है उसका किसके अनुसार निर्धारित करते हैं, तो जबड़े की चौड़ाई के आधार पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रीशियन द्वारा कार्य करने हेतु यह जाप को मजबूती से पकड़ने की आवश्यकता होती है, तो वह जाप को वाइस के मध्य रखकर कस देता है। वाइस कई प्रकार के होते हैं, जैसे बेंच वाइस, पाइप वाइस, लेग वाइस, लाइन वाइस, हैंड वाइस, ठीक है, कई प्रकार के होते हैं। तो विद्युत कार को सामान्य 10 सेमी जबड़े वाली बेंच वाइस तथा 60 mm व्यास पकड़ी वाली पाइप वाइस की आवश्यकता होती है। सिरों पड़ी लाइन को खींचने के लिए लाइन वाइस की आवश्यकता भी पड़ती है। ओके दोस्त, आगे है वायर गेज। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है और एग्जामन पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ सकता है, तो SWG का फुल फॉर्म बताइए। तो SWG का फुल फॉर्म बताएंगे, स्टैंडर्ड वायर गेज बताएंगे, और इसका जो डाया होता है कितना से कितना मेजर करता है, तो इसको भी आप बताएंगे। 0 से 36 तक इसमें होता है नंबर। ओके, तो वायर गेज दोस्तों बेसिकली क्या आता है, तार का व्यास मापने में प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। यह औजार तार का व्यास नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह गोलाकार चक्ति के आकार का होता है। इसका परिधि पर विभिन्न SWG स्टैंडर्ड वायर गेज माप के खांचे बने होते हैं। यह स्टील की पतली शीट से बना होता है, इम्पॉर्टेंट है। अगर दोस्तों 0 SWG है तो 0.324 इंच होगा अथवा 8.23 mm का होगा, अगर 0 SWG का नाप है। ये भी याद रखेंगे, तो जितना नंबर संख्या बढ़ता जाएगा उतना छोटा हमारा mm होता जाता है इसमें। तो अगर 0 SWG का है तो 8.23 mm का होगा। वहीं दोस्तों अगर 36 SWG का रहेगा तो 0.19 mm का होगा। ओके, याद रखेंगे। SWG का मान जितना अधिक होगा वायर का व्यास उतना ही कम होगा, इसको आप याद रखेंगे। आगे है माइक्रोमीटर, ठीक है दोस्त। तो माइक्रोमीटर भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे, इसका नाम याद रखेंगे। तो देखिए एग्जामिनर आपसे नाम पूछ सकता है। तो ये जो फ्रेम होता है इसका, इसे हम थर्मल इंसुलेटर कहते हैं, और ये फ्रेम होता है, और यहाँ पे दोस्तों छोटा सा लगता है लॉक लेवल लगता है। अगर लॉक कर देंगे तो आगे पीछे नहीं करेगा,
ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, एनविल कहते हैं, इसको आप याद रखेंगे। और ये जो आगे पीछे मूवेबल होता है इसको हम स्पेंडल कहते हैं। और ये जो इससे जो थिम्बर से पहले हैं यहाँ पे इसको हम स्लीव कहते हैं, ठीक है। बाकी ये थिम्बर होता है और ये रैचेड स्टाफ होता है, ठीक है दोस्त। तो इन फिगर को आप अच्छे से याद रख लेंगे, एग्जामिनर आपको माइक्रोमीटर दे देगा और इसके यही सब पार्ट जो होते हैं इसके बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इन सभी भागों को आप अच्छे से याद रख लेंगे। यह क्या करता है, यह एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। इसका प्रयोग किसी तार व किसी चादर का व्यास या पदार्थ की मोटाई मापने में प्रयोग किया जाता है। इसको आप याद रखेंगे, इसका यूज। आगे है इसका अल्पतमान। ये भी एग्जामिनर आपसे पूछता है कितना होता है अल्पतमान। तो 0.01 mm या 0.001 सेंटीमीटर तक सूक्ष्मता में मापा जाता है। अल्पतमान 0.01 mm तक होता है। इसका साइज 0 से 25 mm व इससे अधिक भी होता है। यह दोस्तों यू के आकार के बने होते हैं। इसको स्क्रू गेज भी कहते हैं। आजकल डिजिटल माइक्रोमीटर भी उपलब्ध है। आगे दोस्तों है मैलेट। तो इससे पहले हम हैमर पढ़े थे। जो हैमर पढ़े थे तो हैमर अलग होता है और दोस्तों मैलेट होता है तो हैमर जैसा ही होता है, लेकिन अंतर यही होता है कि मैलेट जो होता है पूरी तरह से लकड़ी का हथौड़ा होता है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। तो यह लकड़ी का हथौड़ा होता है कौन, मैलेट। इसका उपयोग कॉपर एल्युमिनियम के तारों व चादरों को सीधा या आवश्यकता अनुसार मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जितना भी हल्लुक काम होता है उसका उपयोग किया जाता है मैलेट का। तो इसका भार प्रायः 500 या 1000 ग्राम तक होता है। मोटरों की वाइंडिंग करते समय कॉइल को सीधा करने व मोड़ने के काम में आता है, जिससे कि वाइंडिंग तार एनेमल खराब ना हो। ओके दोस्त। आगे है हैंड ड्रिल मशीन। तो हैंड ड्रिल मशीन वर्कशॉप में आप देखे होंगे, हाथ से हम डुलाते हैं और ड्रिल करता जाता है, ठीक है। तो इसकी क्षमता चके ड्रिल की ड्रिल बिट धारण करने की क्षमता के आधार पर व्यक्त की जाती है। हैंड ड्रिल मशीन जो प्रायः 6 से 8 mm होती है। इसका उपयोग लकड़ी, सनमाइका, प्लास्टिक, ब्रास, एल्युमिनियम, नर्म लोहे के चादर, पुर्जों आदि में छिद्र करने के लिए किया जाता है। इसमें प्रयोग किए जाने वाले ड्रिल बिट का व्यास 1/64 इंच से 1/4 इंच अथवा किए जाने वाले ड्रिल बिट अथवा 0.4 से 6 mm तक होता है। ओके दोस्तों, यह बेसिकली क्या करते हैं, जैसे हम बोर्ड बना रहे हैं लकड़ी का, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन नहीं है, तो इसे हाथ से ही ये जो हैंडल होता है यहाँ पे, ये जो हैंडल होता है इसे हाथ से घुमाया जाता है। तो हाथ से घुमाएंगे तो यह बिट जो है घूमेगा और होल करता जाएगा, ठीक है। और इसी का मॉडिफाई है इलेक्ट्रिक हैंडल मशीन। तो सभी लोग देखे होंगे इलेक्ट्रिक हैंडल मशीन, जैसे ही इसको सप्लाई देते हैं तो यह दीवार को भी छेद देता है। तो इलेक्ट्रिक ड्रिल को प्रायः 8 mm व्यास का छिद्र करने के लिए बिट की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की मशीन में ड्रिल बिट को कसने के लिए चक की प्रयोग की जाती है। इसका उपयोग करते समय 90 डिग्री पर रखें। इसको कहाँ कितना रखें, 90 डिग्री पर रखना चाहिए, ठीक है। आगे दोस्तों है सोल्डरिंग आयरन। तो सोल्डरिंग आयरन भी महत्वपूर्ण पार्ट होता है इलेक्ट्रीशियन का। इसके द्वारा सर्किट में टांके लगाने और हटाने में प्रयोग किया जाता है। तारों के जोड़, सोल्डर और फ्लक्स की सहायता से सोल्डरिंग आयरन लगाए जाते हैं। आयरन बिट हमेशा तांबे का होता है। ये जो आयरन बिट होता है, ये वाला आयरन बिट होता है हमेशा दोस्त तांबे का होता है, ठीक है। इसका हमेशा एनिमल से साफ कर लेना चाहिए, ठीक है। आगे है ब्लो लैंप। तो यह भी एक जो सोल्डरिंग के कैटेगरी में आता है ब्लो लैंप। इसका उपयोग केबल जॉइंट में जोड़ को गर्म करने तथा सोल्डर को पिघलाने के लिए किया जाता है। यह मिट्टी के तेल से चलने वाला एक प्रकार का स्टोव होता है। इसका उपयोग पूर्ण सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि इससे आग लगने का और झुलसने की संभावना रहती है। दोस्तों, आजकल यह प्रक्रिया बिल्कुल नहीं की जाती है, यह पहले किया जाता था। आगे दोस्तों है और आपका लास्ट टॉपिक है लैंप, टेस्ट लैंप। तो टेस्ट लैंप के बारे में आप देखे होंगे, करते भी होंगे। जब दोस्तों कहीं भी शॉर्ट वगैरह होता है तो वहाँ पे क्या लैंप हमारा तेज जलता है, नहीं तो अगर
वेल कंडीशन में है तो लैंप हमारा डिम जलता है। ठीक है, ये टेस्ट लैंप होता है, इस प्रकार करते हैं। इसमें है इसका उपयोग इलेक्ट्रीशियन फेज न्यूट्रल तथा अर्थ के तारों की पहचान कर सकता है। इससे दोषपूर्ण भाग की पहचान भी किया जा सकता है। इलेक्ट्रीशियन द्वारा इसका निर्माण स्वयं ही किया जा सकता है। एक पेंटेड होल्डर में पीवीसी इंसुलेशन 3/22 आकार के तांबे के 2 तार लगभग आधे मीटर के लगा सकते हैं। पेंटेड होल्डर में 40, 60, 100 वाट का बिंदु बल्ब लगाने से टेस्ट लैंप तैयार हो जाता है। ठीक है दोस्त, तो यह टेस्ट लैंप होता है। इसका उपयोग जो है कहाँ कहाँ करते हैं, इसका जो उपयोग होता है इलेक्ट्रीशियन फेज न्यूट्रल अर्थ के तार की पहचान करना और दोषपूर्ण भाग की पहचान करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, तो यह हमारा जितने भी टॉपिक था जो इलेक्ट्रीशियन टूल्स था बेसिकली वर्कशॉप के लिए, तो ये कवर हुआ आपका। तो दोस्तों यह सब वीडियो जितना भी हम पढ़ाए हुए हैं इस वीडियो में, ये सभी टूल्स के बारे में आप अच्छे से जानकारी लेके आपके जो ITI प्रैक्टिकल होने वाला है उसमें आप चले जाइएगा। निश्चित रूप से आप सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में अच्छे से बता सकते हैं। ओके दोस्त, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और जय हिंद, जय भारत।